14 साल बेटी और 16 साल बेटा। मैं बेवा थी। मेरी बेटी और बेटा दोनों एक ही रूम में सोते थे। दोनों सगे बहन भाई थे, लेकिन उस रात मैंने देखा कि मेरी बेटी ने अपने ही भाई का अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कहानी को मुकम्मल सुने। मेरा बेटा हमेशा अपनी बहन के हाथ से ही दूध पीता। अगर मैं उसे दूध देती तो रोने लगता। मैं दोनों बहन भाइयों का प्यार देखकर बहुत खुश होती। लेकिन हैरत की बात ये थी कि जब मैं अपनी बेटी के रिश्ते की बात करती तो मेरा बेटा कोई ना कोई नुक्स निकाल कर इनकार कर देता। एक दिन मैंने अपनी बेटी के कपड़े पहन लिए और बेटी को अपनी जगह पर सुला दिया। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरे बेटे ने आते ही, माँ बाप अक्सर अनजान रहते हैं और उनके बच्चे ऐसे काम कर जाते हैं जिनके बारे में माँ बाप ने कभी सोचा भी नहीं होता। मेरा शोहर इस दुनिया से बहुत जल्दी चला गया। अल्लाह ने मुझे 2 बच्चे दिए थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही निहायत हसीन, बिल्कुल अपने बाप की तरह। मेरे ससुराल वालों ने जिंदगी भर मुझे बहुत तंग किया था। मैं उनके साथ ज्वाइंट फैमिली में रहती थी। उन्होंने मेरा जीना हराम किए रखा, यहाँ तक कि मुझे नफ्सियाती मरीज बना डाला। जब मेरा शोहर इस दुनिया से गया तो मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। बेटा 5 साल का था और बेटी 3 साल की। लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे अभी भी वापस जाने नहीं देना चाहते थे। उनका कहना था कि वो मेरी शादी मेरे शोहर के बड़े भाई से करवाएंगे। सारी जिंदगी मैं अपने शोहर को कहती रही कि मुझे उस घर से निकालो, लेकिन वो खुद इस दुनिया से चला गया। वो भी जानता था कि मैं उस घर में बहुत ज्यादा तंग थी। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उस घर में रह जाऊं। बेशक वो फिर से मेरी शादी करवा रहे थे, तब भी नहीं। मेरा जेठ एक अच्छा इंसान था, उसकी बीवी भी इस दुनिया में नहीं थी और उसके बच्चे भी नहीं थे। अगर मेरी शादी उससे हो जाती तो शायद वो मेरे बच्चे का बाप बनकर उनको पालता और मुझे भी एक मर्द का सहारा मिल जाता। लेकिन मैं उस घर में रहना नहीं चाहती थी। मैंने अपनी इद्दत अपने ससुराल में पूरी की। जब इद्दत पूरी हुई तो मैं वहाँ से जाने की तैयारी करने लगी कि अचानक मेरा जेठ मेरे कमरे में आया और उसने कहा कि ये लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारे साथ जिद बना ली है। मेरी माँ बहुत जिद्दी औरत है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ यहाँ से निकलने में। मैंने कहा तुम तो इस खानदान के हो, तुम मेरी मदद क्यों करोगे? तो उसका कहना था कि मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी इस दुनिया से जाने की उम्र नहीं थी। तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे भाई की निशानी है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अपने जेठ की मदद से मैं उसके घर से निकल गई। लेकिन मैंने सुना था कि मेरी सास ने सारे खानदान में मुझे बदकिरदार साबित कर दिया था। यहाँ तक ये भी कहा था कि जब ये मेरे बेटे के निकाह पे थी तो ये इसके साथ बहुत बदतमीजी करती थी। मेरा बेटा इसकी वजह से इस दुनिया से गया है। उसने खुदकशी कर ली है। मैंने अपनी शौहर से मोहब्बत की शादी की थी और इस मोहब्बत की शादी ने मुझे दुख, बदनामी और रुसवाई के सिवा और कुछ भी नहीं दिया था। मैं एक नफ्सियाती मरीज बन गई थी और अपनी औलाद पर बहुत ज्यादा सख्ती करने लगी। इस बात को 15 साल गुजर गए। आज मेरी बेटी 18 साल की और मेरा बेटा 20 साल का हो गया है। हम लोग एक छोटे से घर में रहते हैं। मेरी बेटी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और मेरा बेटा एक कॉल सेंटर में काम करता है। मैं अभी घर में कपड़े सीती हूँ। हम आम लोग हैं और हमारा गुजारा आराम से हो रहा है। कई दिनों को याद करके अक्सर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन मैं फिर खुद पर काबू पा लेती हूँ। मेरा नाम शाजिया है और मेरी बेटी का नाम किरण। मेरे बेटे का नाम अहमद है। किरण और अहमद में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। बचपन से ही उन दोनों ने अपने रिश्तेदार नहीं देखे थे। मेरा तो इस दुनिया में कोई था ही नहीं और उनके बाप के खानदान वाले तो वैसे भी बहुत जालिम थे। जब मैं उन दोनों को उस घर से लेकर निकली उसके बाद हम इन 15 सालों में अकेले ही रहे थे। मैं मोहल्ले में भी किसी से ज्यादा आना जाना नहीं रखती थी, ना ही उनको बाहर खेलने देती थी। मुझे सब कहते थे कि ऐसा करोगी तो तुम्हारे बच्चे भी नफ्सियाती हो जाएंगे। मेरा कहना था कि ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ मोहब्बत के नाम पर धोखे दिए जाते हैं। मेरे बच्चे जब तक मेरी आंखों के सामने रहेंगे तो तसल्ली होगी कि वो महफूज हैं। अपने बच्चों को जमाने से छुपाकर सबसे दूर रखने का फायदा ये हुआ कि वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। अब वही एक दूसरे के साथ खेलने, बातें करते और ये सबसे अच्छी बात थी क्योंकि एक भाई ही बहन का सबसे ज्यादा अच्छा मुहाफिज होता है। बहन अपने भाई की सबसे अच्छी दोस्त होती है। दोनों शुरू से एक ही स्कूल में गए, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अब उनकी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी। मैं उन दोनों का प्यार देखकर बहुत खुश होती थी, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। इतना अजीब कि मैं हैरान परेशान रह गई। मेरे बेटे की आदत थी कि रात को सोने से पहले दूध का एक गिलास पिया करता था, नहीं तो उसको नींद नहीं आती थी। लेकिन वो जिद करता था कि मैं दूध का गिलास सिर्फ अपनी बहन के हाथ से ही पीऊंगा। मैंने उसे कहा कि वो सो गई है, तुम ये दूध का गिलास पी लो और सो जाओ। कहता था कि उसी को बुलाएं, उसके हाथ से दूध का गिलास पीना है। मुझे उसकी इस बात पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि ये क्या हरकत है कि छोटे बच्चों की तरह जिद लगा रखी है। कि इतने में किरण वहां आ गई। शायद वो हमारे शोर की आवाज सुनकर जाग गई थी। उसका कहना था कि अम्मी आप लोग क्यों शोर कर रही हैं? मैंने उसे बताया कि ये बात कर रहा है तो किरण हंसती और बोली बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं पिला देती हूँ। अहमद ने किरण के हाथ से दूध का गिलास पी लिया और किरण उसी कमरे में बैठ गई। 2 घंटे बाद किरण उस कमरे से बाहर निकली कि 12 बजकर दूध का गिलास पिलाते हुए तुमने 2 घंटे लगा दिए। तो कहने लगी हम बातों में लग गए थे। मैंने उसको डांटा कि बातें करने में वक्त जाया मत किया करो, सुबह जाना होता है, रात को जल्दी सोया करो। मैं इस कदर हैरान हुई कि अहमद ने अचानक से क्या जिद पकड़ ली कि अपनी बहन के हाथ से दूध पीना है। खैर ये बात एक दिन तो हो गई, लेकिन ये एक दिन की बात नहीं थी। अहमद रोज जिद करता
कि वो अपनी बहन के हाथ से दूध का गिलास पिएगा और दूध का गिलास पीने के बहाने दोनों कमरे में 2 घंटे तक बातें करते रहते। पहले मुझे लगा दोनों ने कोई वीडियो गेम खरीदी या कोई फोन खरीद लिया है जिस पर वो लगे हुए हैं, लेकिन जब मैंने जाकर देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। उस कमरे में बस दोनों बैठे बातें कर रहे थे। एक दिन तो 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो गया। अब मुझे गुस्सा आ गया कि ये कोई टाइम है बातें करने का। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो हिरानो परेशान रह गई। दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दी और 5 मिनट बाद दरवाजा खुल गया। मैंने कहा ये किसने दरवाजा बंद किया था? दरवाजा बंद करके तुम लोग क्या कर रहे थे? ये कोई तरीका है? अहमद ने कहा गलती से दरवाजा बंद हो गया था, वरना हमने दरवाजा लॉक क्यों करना था? मैंने कहा बेटा तुम बड़े आलीशान घर में नहीं रहते जहाँ ऑटोमेटिक लॉक लगे हैं जो खुद ही बंद हो जाते हैं। ये कुंडी वाला दरवाजा है और कुंडी तब तक नहीं लगती जब खुद ना लगाई जाए। मैंने उसको कहा कि जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ और आइंदा ये हरकतें घर में नहीं चलेंगी। किरण की पढ़ाई पूरी होने वाली थी और अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो कहीं और दिल लगा बैठे, इसलिए मैं उसकी शादी जल्दी करवाना चाहती थी, जबकि मेरी शादी 19 साल की उम्र में हुई थी। मैंने शाम को घर में रिश्ते वालों को बुला लिया। उन्होंने किरण को देखा, इससे 2-4 सवाल किए, उसके बाद मैंने किरण को वापस भेज दिया। अहमद वहाँ आया तो उसने उनके सामने एक निहायत ही अजीब बात कर दी। उसने कहा कि ये खाना जो आप देख रहे हैं ये मेरी बहन ने नहीं बनाया, मैं बाजार से लेकर आया हूँ। मेरी बहन सुबह 12 बजे उठती है, खाना बनाना तो उसको आता ही नहीं और मुंह फट और बदतमीज तो इस हद तक है कि अभी मोहल्ले में उसकी एक लड़की से झगड़ा हुआ तो उसने उस लड़की का सर फाड़ दिया। आप यकीन नहीं करेंगे अंकल आंटी, हमारे घर में तो पुलिस भी आ गई थी। जैसे तैसे हमने रफा दफा कराया मामला। अल्लाह अल्लाह बहुत तमाशा बना था। मैं अहमद पर हैरान थी क्योंकि ये सब क्या बोलता चला जा रहा है, जबकि इस बात में कोई हकीकत नहीं थी। किरण को खाना भी बनाना आता था, वो बिल्कुल भी लेट नहीं जाती थी और किसी का सर फाड़ना तो तौबा तौबा, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती थी। फिर उस लड़के को क्या हो गया था? मैं खुद हैरान थी कि ये नशा करके तो नहीं आया था। वो लोग तो फौरन खड़े हो गए और कहने लगे कि ऐसी बदतमीज लड़की का रिश्ता हमें नहीं चाहिए और बुरा भला कहते हुए वहाँ से निकल गए। उनका जानना था कि अहमद जोर जोर से हंसने लगा। मैंने कहा ये क्या किया तुमने? तो कहने लगा आपने उनकी बेटी की शक्ल देखी थी? मैंने अपनी बहन की शादी ऐसे किसी इंसान से नहीं करवानी। मुझे लड़का पसंद नहीं था तो तुम साफ इनकार कर देते। मेरे से मशवरा करते मुझे अपनी बात समझाते। ये इतना घटिया तमाशा करने की क्या जरूरत थी? अहमद का कहना था कि मैंने इसीलिए किया कि वो दोबारा उस घर में रिश्ता करने के बारे में सोचे भी नहीं और आप तो उनकी गर्विदा हुई जा रही थी। सिर्फ घर और जायदाद देख ही रही थी, लड़के की शक्ल भी देखनी चाहिए। मेरी इतनी प्यारी बहन में किसी ऐसी लड़की के हवाले नहीं करने वाला। मुझे अहमद की हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब जो हो चुका था सो हो गया था। उन लोगों से दोबारा बात करने का कोई मकसद नहीं था। अगर मैं कहती मेरा बेटा मजाक कर रहा था तो वो तब भी मेरी बात नहीं मानते। शाम को मैंने देखा कि दोनों बहन भाई टेरेस पर बैठ के चाय पी रहे थे और खिलखिलाकर हंस रहे थे, जबकि मेरा मूड इतना खराब था। उनको इस बात की खुशी थी। एक दिन घर की सफाई करते हुए मुझे एक कागज मिला जिस पर क्या लिखा था वो पढ़कर मैं हैरान रह गई। उस पर लिखा था कि किरण की तबीयत खराब है, इसलिए उसे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। ये दरख्वास्त किरण की माँ ने अपनी तरफ से लिखी थी, यानी मैंने। और तो और उस दरख्वास्त के नीचे मेरे दस्तखत भी किए गए थे जो बिल्कुल मेरे ही दस्तखत थे, पर मैंने तो ये दरख्वास्त नहीं लिखी थी और ना ही मैंने दस्तखत किए थे। मैंने तारीख देखी तो ये 2-4 दिन पहले की बात थी, लेकिन 4 दिन पहले तो किरण कॉलेज गई थी। फिर उसने छुट्टी क्यों ली? और अगर उसने छुट्टी ली तो फिर वो घर से कॉलेज नहीं गई तो गई कहाँ? मैंने वो दरख्वास्त अपने पास रखी और शाम को दोनों बहन भाइयों को बुलाया। कमरे का माहौल अदालत सा बन गया था, लेकिन उनका यही हाल था। मैंने वो दरख्वास्त दोनों के सामने रखी और पूछा कि ये सब क्या है? कहाँ गई थी तुम 2 दिन की छुट्टी लेकर? क्या कर रही थी? 2 दिन तक हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी झूठ बोलने की, वो भी मेरे नाम से और मेरे साइन करने? तुम्हें कहाँ से आ गए? क्या कर रही हो तुम दोनों? दोनों सर झुकाकर बैठे थे क्योंकि उनको पता था कि उनकी चोरी पकड़ी गई थी, इसलिए उनके पास बोलने को कुछ भी नहीं था। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा जो कुछ भी किया है दोनों ने सच सच बताओ, नहीं तो तुम दोनों को ठीक करके रख दूंगी। तुम्हारा 2 हफ्ते तक का खर्चा बंद कर दूंगी। किरण तो कोई जवाब नहीं दे रही थी। अहमद बोला कि हमने 2 दिन की छुट्टी ली थी और हम एक दिन फिल्म देखने गए थे और दूसरे दिन शॉपिंग करने। मैंने कहा ये क्या हरकत है? तुम लोग इतवार वाले दिन फिल्म देखने और शॉपिंग करने नहीं जा सकते थे? अहमद ने कहा कि हमारा दिल कर रहा था इसलिए हम चले गए। मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उनको सिर्फ फिल्म और शॉपिंग के लिए झूठ बोलना पड़ा। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग क्या कर रही हो, मुझे साफ साफ बता दो, क्या पका रही हो आपस में? उन्होंने कहा ऐसी ही बात है, बस मेरा दिल कर रहा था इसलिए हमने छुट्टी ली और हम लोग सैर करने चले गए। उन दोनों का रवैया मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। एक दूसरे के साथ फिल्म देखने चले जाते, कभी शॉपिंग करने, साथ बैठकर चाय पी रहे तो कभी आपस में 4 घंटे तक बातें करते रहते। इतनी भी क्या मोहब्बत थी कि इन दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। इस बीच मैंने अपनी बेटी के लिए एक और रिश्ता देखा और अपने बेटे को कहा अगर तुमको इस दफा रिश्ता पसंद ना आए तो मुझे अकेले में कहना, मैं तुमसे बात करूंगी और हम इनकार कर देंगे, लेकिन उनके सामने आकर कोई तमाशा न करना, क्योंकि इस तरह तुम नहीं जानते कि तुम अपनी बहन की कितनी बदनामी कर रही हो। इस तरह तुम्हारी बहन के रिश्ते आना बंद हो जाएंगे। तब अहमद ने एक निहायत अजीब बात की। उसने कहा उसे रिश्तों की जरूरत नहीं है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि रिश्तों की जरूरत नहीं है? तो कहने लगा कोई मतलब नहीं, बस यूं ही
ही मेरे मुंह से निकल गया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो घबरा गया था। मैं तो उन दोनों से परेशान हो गई थी। पता नहीं ये क्या करते हैं, क्या सोचते थे। क्या ये मेरी वजह से हुआ था कि मैंने उनको घर में कैद करके ऐसा बना दिया था? इस दफा किरण के लिए जो रिश्ता आया था उसमें से कोई गलती निकाल ही नहीं सकता था। लड़के की उम्र भी मुनासिब, शक्लो सूरत का बहुत अच्छा था। उसके माँ बाप भी बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके माँ बाप दोनों ही कॉलेज से प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए थे। लड़का डॉक्टर था, शक्लो सूरत का भी बहुत खूबसूरत, निहायत ही हसीन मर्द था और किरण से ज्यादा बड़ा भी नहीं था। और उन लोगों को किरण पसंद आ गई थी क्योंकि वो भी बहुत खूबसूरत थी। मैंने अहमद की तरफ देखा कि आप कोई गलती निकाल कर तो दिखा। अहमद चेहरे से बहुत परेशान लग रहा था। उन्होंने कहा कि हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है और हम जल्द से जल्द निकाह की रस्म करना चाहते हैं। रुख से आपकी बेटी के पेपर्स के बाद करवा लेंगे। मुझे उनकी ये बात बहुत मुनासिब लगी। उन्होंने कहा कि आप इतवार वाले दिन हमारे घर आ जाएं और हमारा घर देख लें, बाकी बातें वहाँ बैठकर कर लेंगे और निकाह की तारीख भी फाइनल कर लेंगे। मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि उन्होंने हमें अपने घर आने का भी कहा। मैंने कहा कि ठीक है, इतवार को आएंगे। जब वो लोग गए तो साथ ही अहमद ने कहा हम रिश्ता यहाँ नहीं करेंगे। मैंने अहमद को ऐसे हैरान होकर देखा जैसे वो किसी और दुनिया की बातें कर रहा था। मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, क्या खराबी है रिश्ते में? ऐसे रिश्ते तो नसीब वालों को मिलते हैं, तो लोग दूसरी शादी करवाने पर भी मान जाते हैं। शुक्र करो तुम्हारी बहन के नसीब जा उठे हैं। मैं तो इसका रिश्ता इसी घर में करूंगी, वो भी जल्द से जल्द। कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए। वो लोग अमीर और पढ़े लिखे थे, साथ ही खुले दिमाग के भी थे। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। उनका कहना था कि इतवार वाले दिन आप अपनी बेटी को भी साथ ले आए। दोनों बच्चे आपस में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे क्योंकि उन्होंने जिंदगी साथ गुजारनी है। मुझे उनका ये रवैया बहुत पसंद आया क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत तंग जहन के थे और उनकी तंग नजरी से मेरा दम घुटता था। मैंने तो अहमद और किरण दोनों से कह दिया था कि बस अब ये रिश्ता यहीं पर होगा। दोनों इस बात पर खामोश हो गए। मैंने इस खामोशी को हाँ समझा क्योंकि खामोशी का मतलब हाँ ही होता है। मैं उनके घर जाने की तैयारी करने लगी। मैंने किरण के लिए एक अच्छा सा सूट लिया, कपड़े भी निकाले, उनको इस्त्री किया। लेकिन इतवार वाले दिन जब हमें उनके घर जाने के लिए निकलना था तो ना तो घर में अहमद था और ना ही किरण। दोनों घर से ये कहकर निकले थे कि कोई अच्छा सा जूता खरीदना है, लेकिन इस बात को 4 घंटे हो गए थे और वो अभी तक वापस नहीं आए थे। उन लोगों ने हमें चाय पर बुलाया था और चाय का वक्त निकला जा रहा था। अगर हम देर से जाते तो वो क्या समझते, इज्जत और बेइज्जती का मामला था। मैंने अहमद को कॉल की थी, जहां भी हूँ वापस आ जाओ क्योंकि हम लेट हो रही हैं। लेकिन अहमद का फोन बंद था और तो और किरण का फोन भी बंद था। बार बार फोन करती रही, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। फोन बंद जा रहा था, वो लोग भी घर पर नहीं आ रहे थे। यहाँ तक कि शाम से रात हो गई। उनकी कॉल आ रही थी कि आप लोग कहाँ रह गए हैं, आप लोग कब तक आएंगे। वो मुझे उनके सामने भी शर्मिंदा करवा रहे थे। सोचा कि खुद ही चली जाऊं, लेकिन फिर जब वो पूछते कि बेटी और बेटा साथ नहीं आए तो क्या जवाब देती। रात के 9 बज गए और मैंने अपना फोन भी बंद कर दिया क्योंकि मैं अब उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकती थी। जब रात के 10 बजे दोनों वापस आए, हंसते हंसते आ रहे थे कि मुझे देखकर उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। मैंने कहा तुमको गए हुए 10 घंटे हो गए, इतनी देर तुम लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे? मैंने उन दोनों के मुंह पर थप्पड़ रिसीव किया। आज पहली बार मैंने उन पर हाथ उठाया था। मैंने कहा कि तुम लोग जानते हो तुम लोगों ने मुझे कितना शर्मिंदा करवाया है। अहमद चीख उठा, मैंने उस घर में अपनी बहन का रिश्ता नहीं करना। मैंने कहा क्या मुसीबत है, सब कुछ तो है। उसमें अहमद ने कहा ये लड़का सोने का भी बन जाए तो मैंने उसके साथ अपनी बहन का रिश्ता नहीं करना। किरण बोली कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी और दोनों वहां से उठकर चले गए। ये दोनों कभी भी मेरे सामने इस तरह नहीं बोले थे, मेरी मर्जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया था। फिर आज इनको क्या हो गया था? मैं सारी रात जागती रही और परेशान रही। मैंने ये भी देखा था कि कभी अहमद किरण के कमरे में 4 घंटे बैठा था तो कभी कढ़ा अहमद के कमरे में बस जरूर आपस में कोई खिचड़ी पका रहे थे। एक दिन मैंने किरण को कहा कि वो मेरे कमरे में जाकर सो जाए, मुझे उसके कमरे की सफाई करनी है। वो मेरे कमरे में जाकर सो गई और मैं उसके कपड़े पहनकर उसकी जगह पर लेट गई। थोड़ी देर बाद अहमद कमरे में आया और आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला आज इतनी जल्दी सो गई हो, आज तो बहुत जरूरी काम है। मैंने ऐसे नाटक किया कि मैं जाग गई हूँ लेकिन अभी नींद नहीं हूँ। 2 दिन बाकी है, अभी हमें किसी से डरने की या छुपाने की जरूरत नहीं। हम जो करेंगे खुल्लम खुल्ला करेंगे, अम्मी भी हमें रोक नहीं पाएगी। मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें क्या बताऊं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि हम इतने खुशकिस्मत हो जाएंगे। मैं तो मुस्तकबिल के ख्वाब से जा रहा हूँ, मुझे तो हनीमून पर पहाड़ों में जाना है। इसकी बातें सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। किस किस्म की बातें कर रहा था, वो भी अपनी बहन के साथ। तुमने शादी पर किस कलर का सूट पहनना है, सोचा है क्या? मैं तो काले कलर की शेरवानी पहनूंगा। अहमद ने ये कहा तो मैं झटके से उठी और उसे थप्पड़ों से मारना शुरू हो गई। ये किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हो? किससे शादी करोगे तुम? किसको हनीमून पर लेके जाओगे? क्या है ये शोर की आवाज सुनकर किरण भी वहां आ गई और आकर मेरा हाथ रोका और कहने लगी हम आपको सब कुछ बताते हैं, आप अहमद को मारना बंद करें। क्या समझाओगी तुम और ये क्या समझाएगा? तुम लोगों को जरूरत से ज्यादा प्यार दिया है कि तुम्हारा रिश्ता नहीं होने देता। तुम लोग घर से गायब हो जाते हो और अब यहाँ बैठकर शादी की बातें और ये इस किस्म की बातें क्या हो रहा है? ये खुदा का वास्ता मुझे सब कुछ बताओ, नहीं तो मेरा दिल फट जाएगा। किरण ने मुझे एक बात बताई जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। कि उनका कहना था कि मुझे मेरे चाचू के बेटे से मोहब्बत है, उसको चाचू की बेटी से हमें उसके बच्चों से मोहब्बत
मोहब्बत हो गई है। अम्मी जिस घर ने आपको बहुत तकलीफ दी है, आप उनका नाम तक नहीं लेती थी। हम आपको ये बात बताते तो आप कभी भी ये बात नहीं मानती। वो दोनों हमारे ही कॉलेज में पढ़ते थे, हम लोग रोज एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन आपको नहीं बताते थे। ऐसा ऐसा हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और हमने शादी का फैसला कर लिया। उसके लिए हम एक दूसरे के पास 2 घंटे बैठे रहते थे कि क्या करना है, कैसे करना है। हम लोग पैसे भी जमा कर रहे थे। उन चारों ने भागकर शादी करने का मंसूबा बनाया था कि हम लोग भागकर शादी कर लेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सब बताएंगे। अम्मी हमें माफ कर दे, लेकिन हम अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर हो गए। हम भी क्या करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं और वो हमसे। जब मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ तो फिर आपकी मर्जी से शादी कैसे कर सकती। इस बीच आप रिश्ता देख रही थी, इसलिए मैंने अहमद को कहा कि कुछ भी करके मेरा रिश्ता ना होने देना। इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा था। ये बहुत अच्छा भाई है मेरा, इसने मेरा हर मामले में साथ दिया है। ये चाहता है कि मैं खुश रहूं उस शख्स के साथ जिसको मैं मोहब्बत करती हूँ। ये भी बहुत अच्छी बहन है, उसने भी मेरा साथ दिया। ये बहुत अच्छी बहन है। हम नहीं जानते थे कि आपको कानो कान भी खबर हो। जब तक ये मामला सारा तय ना हो, इसलिए हम मुख्तलिफ बहाने बनाते थे। हमें एक दूसरे से बहुत सी बातें करनी थी, पूरा मंसूबा बनाना था। हमें माफ कर देना, आपको ये सुनकर बहुत दुख हो रहा होगा। और 2 दिन बाद हमारी शादी है। आप ही ने हमें सिखाया था ना कि तुम लोगों का बाप इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हमेशा एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। हम लोग एक दूसरे की खुशी का ख्याल ही तो रख रहे थे। हमने अपनी मर्जी से हमसफर पसंद किया है। अब वो घर पहले जैसा नहीं रहा। दादी को गए हुए बहुत अरसा हो गया है और सारे बहन भाई अलग हो गए हैं। आपको जुनेद याद होगा ना, किरण उसी से मोहब्बत करती है और उसको तो अभी से ही नौकरी की ऑफर भी आ गई है। जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी होगी वो नौकरी कर लेगा। नौकरी वाले उसको अलग घर भी देंगे। किरण को किसी के साथ रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब उसका अलग घर होगा तो उसको कोई मसला नहीं होगा। और जुनेद की बहन सानिया, वो भी बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे उस घर की इज्जत बनाऊंगा और मुझे पता है कि आप उसको बहुत खुश रखेंगी। अपनी बेटी बनाकर वो दोनों बोलते जा रहे थे और मैं रोती जा रही थी। ये तो सच था कि आखिर वो लोग मुझे ये सब बताते तो मैं कभी भी हाँ नहीं करती और इस तरफ से उनका कोई ताल्लुक जोड़ने नहीं देती। लेकिन शायद सही कहते हैं कि आप जो नहीं चाहते वही आपके साथ हो जाता है। मैं उसको उस घर और घर वालों से बहुत दूर रखना चाहती थी, लेकिन ये उसी घर से नाता जोड़ना चाहते थे। उनको मोहब्बत हुई तो उसी घर के बच्चों से हुई। मैं एक तरफ अपना सर पकड़ कर बैठ गई क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या फैसला करूं। वो दोनों मेरे कदमों में बैठ गए, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरे पांव पकड़ लिए और कहा, खुदा के लिए मान जाएं, हमारी खुशी में शामिल हो जाएं। हम इन दोनों के बगैर खुश नहीं रह सकते। अगर आप चाहती हैं तो हम अभी आपसे वादा करते हैं कि जहां आप कहेंगी हम वहीं शादी करेंगे, लेकिन हम खुश नहीं रहेंगे। मैंने दोनों के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया और कहा, तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे तुम दोनों की खुशी की परवाह नहीं है? तुम दोनों की खातिर ही तो मैं इस घर से निकली थी। तुम दोनों के लिए ही तो मैंने दूसरी शादी नहीं की जबकि मेरी उम्र सिर्फ 25 साल थी। सारी जिंदगी तुम दोनों के लिए मशीन चला चला कर रोजी कमाती रही हूँ। तो क्या आप तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी अनाथ कुर्बान नहीं कर सकती? उनके माँ बाप को कहो कि आकर मेरे से बात करें, सारे मामला मेरे साथ तय करें और मैं तुम लोगों की शादी इंसानों की तरह करवाऊंगी। कोई कोर्ट मैरिज करने की जरूरत नहीं है। वो दोनों रोते हुए मेरे गले लग गए। मैंने उनको बहुत प्यार किया और जिस औरत ने सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए कुर्बानियां दी हूँ, क्या वो उनके लिए अपनी अनाथ कुर्बान नहीं कर सकती थी? और जिस सफर की बात हो रही थी, वो देवर हमेशा मेरे साथ अच्छा था। वो कभी भी मेरे साथ बदतमीजी नहीं करता था। वो हमारे घर आया और तमीज से मुझसे मेरे बच्चों का हाथ मांगा, मैंने भी हाँ कर दी और फिर एक ही दिन पर अपनी बेटी को क्या और अपनी बहू को घर ले आई। अब वो दोनों बहुत खुश हैं और अपनी जिंदगी आराम से जी रहे।